Okay, dear. We were talking about individual pay assignments, and we discussed that there is a criteria for pay positioning within range for each job. और उसमें हमारे पास जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, दे आर एक्सपीरियंस, सीनियरिटी, परफॉर्मेंस, इन सब चीजों को हम मद्देनजर रखते हैं. अब यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस जो एक्सपीरियंस और सीनियरिटी के हैं, ये बहुत डिबेटेबल हैं. पर्टिकुलरली इन गवर्नमेंट सेक्टर सीनियरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत वो दी जाती रही है, और अगर एक शख्स दूसरे शख्स से एक दिन भी सीनियर हो तो उसके जो प्रिविलेजेस हैं वो ज्यादा होते हैं, उसको प्रमोशन का जो हक है वो ज्यादा दिया जाता है बेस्ड अपॉन द सीनियरिटी. लेकिन याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस और सीनियरिटी इज अ टू एज्ड सोर्ड. जैसा कि ये आपको एक तरफ आपके काम से ज्यादा माहिर बनाती है चीज, तो दूसरी तरफ आपको ज्यादा स्टबर्न और रिजिड भी बना देती है. Right? Therefore, in the private sector particularly, or in the modern world, like अगर हम उसको specifically देखें, तो seniority and experience means perhaps nothing at all. The only thing which means, particularly in private sector, is performance. ठीक है? और यही वजह है कि हमारे पास एक पूरी टर्म आगे चलकर डिस्कस की जाएगी जिसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन का नाम वो देते हैं. तो परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन भी क्यों डिस्कस की जाती है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को इस बात से गर्ज नहीं है कि आपकी एज कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन को इस बात से भी गर्ज नहीं है कि आप कितने अरसे से उसके साथ काम कर रहे हो. ऑर्गेनाइजेशन को जिस बात से गर्ज है वो ये है कि उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स की अचीवमेंट में. तो जब तक आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, जब तक आप गोल अचीवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अपना रोल अदा नहीं कर रहे हो, आप अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पॉजिटिवली शो नहीं कर रहे हो, तो तब तक आपकी एज कितनी है या आप कितने सालों से काम कर रहे हो, ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को मैटर नहीं करती. सो रिमेंबर कि ये हमारे पास फैक्टर जरूर है कि जिसमें एक्सपीरियंस और सीनियरिटी को देखा जाएगा, लेकिन परहैप्स इसकी वेटेज वो बहुत कम होगी, और जो परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन का जो नॉर्म है, दैट इज द फैक्टर जिसके ऊपर आप डिस्कशन वो की जाती है. अब ये जो आपका सारा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन, ये आपने कब करना होगा, इसके बारे में हम एक डिस्कशन शुरू कर रहे हैं. द टाइटल ऑफ द स्लाइड इज द टाइम्स फॉर रिव्यूइंग जॉब्स and revisiting descriptions. ठीक है? and revising descriptions. So अब हम ये देखेंगे कि आपने कितने अरसे के बाद इस सारे प्रोसेस को रिपीट करना होता है. उसके लिए पहला पॉइंट देखिए, इट कैन बी द पार्ट ऑफ पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू. और पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आफ्टर अ ईयर वो होता है कि जब आपका सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल का सीजन गुजरता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के सीजन के साथ ही आप जॉब्स को रिव्यू और जॉब डिस्क्रिप्शंस की रिवीजन, इन चीजों को भी एक दफा देख लेते हो कि कहीं किसी जॉब में जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, जिसको आप वर्टिकल लोडिंग एंड हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी कहते हो, हमने वो करनी है या नहीं करनी. ठीक है? नंबर 2, व्हेन असाइनिंग अ न्यू इनकम्बेंट टू द जॉब. ओके, तो अगर हम कोई न्यू जॉब असाइनमेंट कर रहे हैं तो उस न्यू जॉब असाइनमेंट से पहले जॉब को एक दफा स्टडी कर लेना, देख लेना कि उस जॉब के कंटेंट्स क्या थे और किस मकसद के लिए हम इस पर्सन को हायर कर रहे हैं. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके अलावा व्हेन मेजर चेंजेस आर मेड इन द प्रोडक्ट और आउटपुट्स प्रोवाइडेड बाय अ वर्क यूनिट और इंडिविजुअल. ओके, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक फ्रेम चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन को या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपने नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा रही है या कम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को नया एसबीयू लॉन्च कर रही है या किसी प्रीवियस एसबीयू को खत्म कर रही है, तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स कि जब किसी भी किस्म की अगर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, तो उस बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में आप बीइंग एचआर पीपल, आप लोगों को जॉब्स को रिवाइज, जॉब डिस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज वो करना पड़ेगा. सो अभी तक हमने जैसे पॉइंट्स देखे कि आपने एनुअली पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू करना है, आपने किसी नए बंदे को कोई नई जॉब आप असाइन कर रहे हो तो आपने उससे पहले जॉब को स्टडी करना है, और साथ आपने अगर आपकी स्ट्रक्चरल या प्रोडक्ट या स्ट्रेटेजिक चेंज कोई आ रही है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जॉब्स को और जॉब डिस्क्रिप्शंस को रिवाइज करना है, रिवीजन करनी है. यह जरूरी नहीं होगा कि रिवीजन में कोई चेंज भी आए,
हो सकता है कि रिवीजन में आपने जो पीछे डेवलप किया हुआ था डॉक्यूमेंट वही अप्रूव हो जाए, लेकिन एक मर्तबा उसको स्टडी कर लेने से आप शायद उसमें कोई पाए जाने वाला लूप होल उसको दूर कर सको। इसी तरह विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, मेथड्स और प्रोसीजर टू द वर्कप्लेस, दैट इज द टाइम कंपनी मैनुअल वर्क से ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो दैट इज द टाइम जब आप जॉब्स को रिव्यू वो करते हो। Another point can be with the reorganization of the work unit, आपने डाउन साइजिंग राइट साइजिंग का कोई फैक्टर वहां पर अडॉप्ट किया, या आपने कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च की, तो इस तरह के फैक्टर्स भी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का टाइम अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, तो दैट इज द टाइम जब आपको दोबारा से अपनी जॉब्स को रिवाइज और रिव्यू वो करना होगा। लाइकवाइज विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू पे सिस्टम, कोई आपकी पॉलिसी में तब्दीली आ जाती है, तो उस पॉलिसी की तब्दीली के साथ जॉब्स पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू रिव्यू द जॉब्स। एंड व्हेन अ न्यू रिस्पांसिबिलिटी, अ मेजर वर्क एक्टिविटी एरिया इज एडेड टू द जॉब, आप अगर आप किसी की जॉब में एनरिचमेंट क्रिएट कर रहे हो, एनलार्जमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हो, आप डेवोल्यूशन रोल को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये तमाम वो औकात होंगे कि जब आपको अपनी जॉब्स को दोबारा से रिव्यू और रिवाइज करने की जरूरत वो होगी। सो ये एक नॉर्मल एचआर फंक्शन है जिसके तहत जॉब्स रिपीट, रिवाइज, अपडेट, अपग्रेड वो होती रहती हैं, और बाज़ औक़ात इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि आपने जॉब्स में जरूरत से ज्यादा लोगों को रखा हुआ है, बाद इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि आपकी जॉब्स में वर्कर लोगों के पास जो वर्कलोड है वो रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा है, तो आपको मजीद लोगों को हायर करने की जरूरत है। सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज जिसमें कि आपको रिवाइज और रिवीजन करने की जरूरत वो होगी। Now I have just used a word devolution role. Devolution का बेटा मतलब होता है कि जब HR अपने साथ एसोसिएटेड फंक्शनैलिटीज को दूसरे लाइन मैनेजर्स को डेलीगेट कर दे। फॉर एग्जांपल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना HR का काम है, लेकिन HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रोल को दूसरे डिपार्टमेंट्स के लाइन मैनेजर्स के सपुर्द कर दे कि जी मार्केटिंग वाले अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट खुद करें, फाइनेंस वाले अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट खुद करें, प्रोडक्शन वाले अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट खुद करें। नो डाउट उस डेवोल्यूशन ऑफ रोल के बाद HR की सपोर्ट तो होगी, लेकिन दैट रिस्पॉन्सिबल और दोज मैनेजर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल बाय देमसेल्व्स। ठीक है, तो इससे HR का जो वर्कलोड है वो रिलेटिवली कम हो जाता है और वो ज्यादा स्ट्रेटेजिकली टॉप मैनेजमेंट के साथ अपना स्ट्रेटेजिक रोल वो अदा कर पाएगा। बिकॉज आप लोगों को पता होगा जैसे कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमें कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें के मैनेजर्स, द HR पीपल, दे एक्ट लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विद द टॉप मैनेजमेंट। तो अब अगर उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विद द टॉप मैनेजमेंट के तौर पर ऑपरेट करना है, तो जाहिर है कि वो फिर निटी ग्रिटी जो एस्पेक्ट्स होंगे फंक्शनैलिटीज के, उसमें शायद इतने ज्यादा इन्वॉल्व ना हो पाए। So that is the reason that they go for devolution of the role. Okay? अब अगर यहां तक आपको बेटा पॉइंट्स क्लियर हैं तो we move to the next step. और अब हम यहां पर देख रहे हैं कि चूंकि हमारा पहला स्टेप था जॉब एनालिसिस का, तो अब हम देख रहे हैं कि जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को कहां पर यूज किया जाता है। सो जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन जिसमें कि दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। एक और बात इसमें याद रखिएगा कि यह जरूरी नहीं होता कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनाओ, एक ही डॉक्यूमेंट इन दोनों पॉइंट्स को भी कंप्रीहेंड वो कर सकता है। सो आपने जॉब एनालिसिस से जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन की डिटेल डेवलप की और वो उस डिटेल को आप यूज करते हो फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिसीजन, फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फॉर जॉब इवैल्यूएशन, वेज एंड सैलरी डिसीजन एंड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी, लोगों की प्रमोटेबिलिटी, इन तमाम चीजों को भी इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप इज जॉब एनालिसिस। तो वी कैन कंफर्टेबली से कि HR के जितने भी स्टेप्स, पॉइंट्स, फंक्शंस हैं वो सारे के सारे शुरू होते हैं फ्रॉम दिस की एक्सप्रेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको जॉब का अंदाजा ही नहीं है कि उस जॉब में करना क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप उससे रिलेटेड किसी भी चीज को, ना रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को, ना परफॉर्मेंस अप्रेजल को, ना ट्रेनिंग डेवलपमेंट को, ना जॉब इवैल्यूएशन को, आप किसी भी चीज को मटेरियलाइज वो नहीं कर सकते।
So that is also emphasizing on the crucial aspect कि आपको जॉब एनालिसिस करना और सही जॉब एनालिसिस करना वो किस कदर जरूरी है। और जैसा अभी पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना क्यों जरूरी है, तो बेटा यहां से भी आपको अपनी बात का जवाब मिल रहा होगा कि अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप ही नहीं की है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि आप राइट पर्सन द राइट जॉब एट द राइट टाइम हायर कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कर रहे हो, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दे रहे हो, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेप वो चल ही नहीं सकता जब तक आपके पास जॉब एनालिसिस ना हो। तो फिर क्या होगा, फिर बेटा जो काम चलेगा उसको हम कहते हैं इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग। फिर आप सिर्फ इल्हामी तौर पर फैसले जो आपके जहन में आ रहे होते हैं उनके ऊपर बेस्ड अपने काम को चला रहे होते हो। आपके काम में कोई टेक्निकलिटी, आपके काम में कोई सोफिस्टिकेशन, कोई फॉर्मेलिटी वो एग्जिस्ट और प्रिवेल नहीं कर सकती। ओके डियर, अब जब हमने जॉब एनालिसिस का स्टेप देख लिया कि जिसमें हमने जॉब्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है और उसको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डेवलप करना है, तो अब हमारा स्टेप शुरू हो रहा है, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। कि जॉब इवैल्यूएशन के अंदर जॉब वर्थ विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स यूसीएफ्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले जॉब इवैल्यूएशन की डेफिनेशन देख लें, और ये जो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनल प्रोजेक्ट। सो 5 डेजिग्नेशंस का मैंने आपसे जिक्र किया जिनका आपने जॉब एनालिसिस करना है। अब उन्हीं 5 डेजिग्नेशंस को आपने नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है, विच इज द स्टेप ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग जॉब्स बेस्ड ऑन देयर कंटेंट एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जॉब एनालिसिस हो चुका है, एनालिसिस के बाद अब आप उनको क्लासिफाई कर रहे हो उनके कंटेंट और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब जाहिर है कि कंटेंट्स और रिक्वायरमेंट्स जो था दैट वाज डेवलप्ड इन एनालिसिस। सो द एंड गोल, जॉब इवैल्यूएशन क्यों की जाती है, द एंड गोल इज ए जॉब हायरार्की दैट विल असिस्ट इन पे लेवल डिसीजंस। ओके, सो जॉब इवैल्यूएशन, जिंदगी भर बात याद रखिएगा कि जॉब इवैल्यूएशन इज द पैरामीटर जिससे के हायरार्की बनाई जाती है। हायरार्की कभी भी जॉब टाइटल्स को देखकर नहीं बनाई जाती। ठीक है, सो जैसा कि यहां पर आप एक पिरामिड शेप में हायरार्की एक देख रहे हो, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, देन देयर इज डायरेक्टर ऑफ आईएस, वेब आर्किटेक्ट, डेटाबेस मैनेजर, लैंड मैनेजर, टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर, उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम्स एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर। अब आपको कैसे पता चला कि जो सिस्टम्स एनालिस्ट है वो लैंड मैनेजर से निचली पोस्ट का नाम है? हाउ कैन यू elaborate कि network administrator is of lower value as compared to land manager? ओके, अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और लैंड मैनेजर को आपने जिस हायरार्की में रखा है, इस हायरार्की को, इन डेजिग्नेशंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा विद कैलकुलेटिंग द जॉब वर्थ। सो इसमें इंपॉर्टेंट बात एक बॉटम लाइन पे मैंने लिखी हुई है, एंड इट सेज दैट जॉब इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड विद जॉब्स नॉट पीपल। ठीक है, वो बंदा कौन है जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ना आप लोगों को वैल्यूएट कर रहे हो, ना आप लोगों की वर्थ कैलकुलेट कर रहे हो। यहां पर आप जॉब को कैलकुलेट कर रहे हो कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स और उसके कंटेंट्स क्या हैं जिसकी बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं इन डिफरेंट लेवल्स, इन डिफरेंट ग्रेड्स, इन डिफरेंट स्केल्स। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखते हो कि 17 ग्रेड ऑफिसर, 16 ग्रेड ऑफिसर, 19 ग्रेड ऑफिसर, तो ये ग्रेड्स की कैटेगराइजेशन है ये आपकी डिपेंड कर रही होती है जॉब इवैल्यूएशन के ऊपर। नाउ जॉब इवैल्यूएशन इज टू, नंबर 1, डिटरमिन द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब within the organization. Number 2, establish internal hierarchy of jobs based upon their relative value. And number 3, establish a basis for managing this hierarchy. ठीक है, ये 3 हमारे पास मेजर एस्पेक्ट्स हैं कि आप जॉब इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हो। रिलेटिव वर्थ पता चल जाती है, इंटरनल हायरार्की क्लियर हो जाती है, डिफाइन हो जाती है, और आपको इस बात का भी पता चल जाता है कि उस हायरार्की को आपने किन बेसिस पर मैनेज करना है। ठीक है,
अब इस मकसद के लिए हमारे पास कुछ टिपिकल जॉब एवेल्युएशन के स्टेप्स हैं और यही स्टेप्स आपके प्रोजेक्ट में भी फॉलो होंगे जब आपने पूरा सैलरी सर्वे वो कंडक्ट करना है. सो पहला स्टेप, कंडक्ट जॉब एनालिसिस, अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बेंचमार्क जॉब्स. और वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपको जो मैं एलोकेट कर रहा हूं दैट इज 5 जॉब्स. ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जॉब्स को पिक करोगे और 5 जॉब्स आपकी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बेंचमार्क जॉब्स हैं. Number 2, the content of these jobs is basis for compensable factors. अब उन जॉब्स में जो आपने TDRs एलेबोरेट किए होंगे वही TDRs आपको बेस प्रोवाइड कर रहे होंगे कंपनसेबल फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए. ओके, तो ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया जिसमें कि आपने जॉब एनालिसिस कर लिया और उसके जो राइट कंपोनेंट्स थे जिसमें कि आपके TDRs, KRAs, KPAs, KPIs, ये तमाम चीजें जो थी वो डिस्कस हो गई. पर्टिकुलरली जो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं, की रिजल्ट एरियाज, की परफॉर्मेंस एरियाज एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस वो करेंगे. सो फॉर द टाइम बीइंग आपको मैं एक अंदाजा दे देता हूं कि की रिजल्ट एरियाज का मतलब होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने एक पर्टिकुलर शोबा में अचीव क्या करना है, आपके की रिजल्ट एरियाज क्या हैं. की परफॉर्मेंस एरियाज होते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जिन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से आपके रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं. और केपीआईज ये आपकी इंडिविजुअल टास्क असाइनमेंट्स होती हैं जिसमें कि आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंदर स्मार्टली डिफाइंड परफॉर्मेंस टारगेट्स देते हो क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस में, जिनको अचीव करने से अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आपके रिजल्ट एरियाज अचीव होंगे. So the KPIs in individual task assignments, they are always smart, right? They are always going to be specific, measurable, attainable, realistic and time framed. तो आपने KPIs को हमेशा स्मार्ट फैशन में डेवलप वो करना है. So ये सब डिटेल हमारी जॉब एनालिसिस से रिलेटेड है. जब आपका जॉब एनालिसिस पूरा हो गया तो स्टेप 2 इज डिटरमिन कंपनसेबल फैक्टर्स, जो कि आपके यूसीएफ कैलकुलेट करते हैं हम. सो कंपनसेबल फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए रिमेंबर दैट इट इज बेस्ड ऑन द वर्क परफॉर्म्ड. इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं कंपनसेबल फैक्टर्स के, इनको तवज्जो से समझ लो. पहली चीज है बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्म्ड, जिसका मतलब है व्हाट इज डन. ठीक है, एक जॉब में हुआ क्या, आप उसको एलैबोरेट करेंगे एक जॉब में एक्चुअली अचीव हो क्या रहा है, काम हो क्या रहा है. नंबर 2, कंपनसेबल फैक्टर्स का दूसरा एस्पेक्ट याद रखिएगा, बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी काम हो रहा है व्हाटएवर इज बीइंग डन इट शुड बी वैल्यूड. और हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन उसको वैल्यू देती क्या है. अगर एक ऐसा काम परफॉर्म हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन की नजर में वैल्यू नहीं रखता तो ऑब्वियसली आप उसको कंपनसेट भी नहीं करोगे. और अगर एक ऐसा काम परफॉर्म हो रहा है जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा वैल्यू देती है, बेस्ड अपॉन के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सर्विस ओरिएंटेड है, वो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेशन के साथ है, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के साथ ऑपरेट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज क्या हैं, तो ये तमाम चीजें याद रखिएगा. इस बात की शहादत होंगी कि व्हाट इज वैल्यूड इन व्हाटएवर इज बीइंग डन. ओके, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हो गई, व्हाट इज डन एंड व्हाट इज वैल्यूड. इसके बाद तीसरा एस्पेक्ट जो कि यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल. Now, what is acceptable would mean that acceptable to those affected by resulting pay structure. ठीक है, कि आप जो काम परफॉर्म कर रहे हो उस काम की एक वैल्यू वर्थ भी है और जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स को आपका वो काम एक्सेप्टेबल भी हो. ओके, विच मीन्स कि आपके काम में सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, आपके काम में इफेक्टिवनेस का होना भी वो जरूरी है. तो जॉब के अंदर इफेक्टिवनेस के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने ये 3rd पॉइंट रखा कि एक्सेप्टेबल टू दोज अफेक्टेड बाय रिजल्टिंग पे स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ये जो एक्सेप्टेबल है इस स्टेक होल्डर लिस्ट में सिर्फ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स नहीं है, इसमें आपके इंटरनल कस्टमर्स, इसमें आपके इंटरनल एम्प्लॉइज भी शामिल हैं कि वो लोग भी इस बात से एग्री करें कि व्हाटएवर इज बीइंग गिवन टू देम इज समथिंग ऑफ वर्थ. ओके, तो यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स जो है वो एम्प्लॉयर से लेकर एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू तक
तमाम पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखकर एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश वो करते हैं. सो 3 बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. इन डिटरमिनिंग कंपनसेबल फैक्टर्स, व्हाट इज डन, व्हाट इज वैल्यूड एंड व्हाट इज एक्सेप्टेबल. अब जब आपने यूसीएफ कैलकुलेट कर लिए, इन स्टेप्स के बाद आई विल बी टेलिंग यू कि यूसीएफ कैलकुलेट कैसे करते हैं. पहले ये स्टेप्स एक दफा देख लीजिए. स्टेप 1 में हमने जॉब एनालिसिस किया, स्टेप 2 में हमने यूसीएफ कैलकुलेट किए. अब जब आपके यूसीएफ कैलकुलेट हो गए तो द स्टेप 3 इज रैंक द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन फैक्टर्स चोजन. अब जो फैक्टर्स आपने चूज किए, जिन फैक्टर्स पर आपकी जॉब वर्थ कैलकुलेट हो रही थी, उन फैक्टर्स की रोशनी में अब आप जॉब्स को रैंक करो, मींस हायरार्की में प्लेस करो. सो जॉब्स विद मोर कंपनसेबल फैक्टर्स शुड बी प्लेस्ड हायर देन दोज विद लेस कंपनसेबल फैक्टर्स. ओके, और याद रखिएगा कि दो जॉब्स के दरमियान जितना फर्क हो उतना ही उन दो जॉब्स की कंपनसेशन में भी फर्क वो होना चाहिए. अगर दो जॉब्स के वर्थ के दरमियान जो फर्क है वो कम और ज्यादा है एज कंपेयर टू कि आप उनको जो कंपनसेट कर रहे हो, तो याद रखें कि ये आपकी इनइक्विटी की बुनियाद होगी. एंड इनइक्विटी बाय एनी मींस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? So step 3 is rank the jobs in the organization based upon the factors chosen, and the jobs with more compensable factors should be placed higher than those with less compensable factors. और इन जॉब्स को प्लेस करने के बाद आप उनके जॉब टाइटल्स जो हैं वो बाद में जो मर्जी देते रहो. So job titles are just flashy slogans. You call that person managing director, you call that person ABC, you call that person XYZ, it won't make any difference. ठीक है? So once the jobs are placed in the hierarchy based upon their compensable factors, the fourth step would be set up the job structure. अब आप उसको फाइनलाइज करोगे, और वो कैसे फाइनलाइज करोगे? Choose the people to make the decisions. Okay, reach and record the decisions, and obviously set up the job hierarchy. अब आप ये देखो कि आपने जाहिर है कि हर चीज के अप्रूवल्स भी लेने हैं. सो अप्रूवल्स के लिए अब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर होगा वो टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर करोगे कि जी हमारे मुताबिक इस जॉब की ये वर्थ है, उसको यहां पर प्लेस होना चाहिए, और उसके बाद आप उसके अप्रूवल्स, उसके डिसीजन मेकिंग्स जो है उनको फाइनलाइज वो करोगे. Once that decision making is done, the step 5 would be price the job structure. अब उस प्राइस में आप क्या करोगे? This will give you a wage structure, a range of rates for job classification. और ऑब्वियसली इस प्राइस सेटिंग से पहले हमारे पास एक कंप्लीट मार्केट सर्वे वो मौजूद होगा. जिस मार्केट सर्वे में हमारे पास उन 5 बेंचमार्क जॉब्स के हवाले से जो एवरेज जॉब लेवल्स हैं वो कैलकुलेटेड किए जा चुके होंगे. सो अब मार्केट के एवरेज जो कंपनसेशन है, एवरेज जो वेज और सैलरी रेंज है, उसको मद्देनजर रखकर आप एक जॉब स्ट्रक्चर को प्राइस एलोकेट करोगे, और उसमें ऑब्वियसली जॉब क्लासिफिकेशंस जो हैं इज वन ऑफ द स्टेप्स यू नीड टू टॉक अबाउट. अब जब हमने हर जॉब को एक प्राइस पे एलोकेट कर दी, जिसके लिए हम टेक्निकली स्पीकिंग एक पॉइंट मेथड वो यूज करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. अब बिफोर वी मूव ऑन विद द फर्दर डिटेल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, यहां पर कुछ पॉइंट्स मद्देनजर रखना जरूरी है. वो कहता है कि समटाइम्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज शुड मार्केट रेट्स बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. सो वो कहता है कि समटाइम्स एन ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट जॉब इवैल्यूएशन एंड डिस्कवर that there is a large difference between what the market pays for a job and what a job evaluation plan says should earn. Okay, for example, the other day Gujranwala ka ek bada industrial unit, they have contacted me and they wanted to go for job evaluations. और उन्होंने अपनी जॉब की evaluations के लिए जिन कंपनीज को सिलेक्ट किया हुआ था, those companies were all MNCs. Okay, they were all big multinationals. So I have to convince them, मुझे उनसे बकायदा डिस्कस करना पड़ा कि अगर आप MNCs अपने एम्प्लॉइज को जो जॉब कंपनसेशंस दे रही हैं, अगर आप उसको बेंचमार्क बनाकर एक लोकल अच्छी कंपनी के लिए पैरामीटर डेवलप करने की कोशिश करोगे, तो इट माइट बी नॉट जस्टिफाइबल.
द रीजन बीइंग कि एमएनसीज के जो रिसोर्सेज हैं वो एक लोकल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा हैं. ओके, तो ये मैच नहीं बनता. सो व्हाट वी इवेंचुअली डिड कि हमने जो सर्वे पूरा कंडक्ट किया, जो पूरा उनके लिए हमने जॉब इवैल्यूएशन का मॉडल डेवलप किया, उसमें हमने इस बात का ख्याल रखा कि वी टुक दैट यूनिट एज एन एवरेज यूनिट. उसके बाद हमने 2-3 एमएनसीज का डाटा कलेक्ट किया, 2-3 उस कंपनी के जो रिलेटिव साइज की कंपनीज थी उनका डाटा कलेक्ट किया, और 2-3 हमने उनसे जो लोअर लेवल की कंपनीज थी उनका डाटा कलेक्ट किया, ताकि हमारे पास जो एवरेज की फिगर आए इट शुड बी रादर मोर नॉर्मलाइज्ड. ओके, तो अब नॉर्मलाइजेशन लेकर आने के लिए अपने उस स्टैटिस्टिकल कर्व के अंदर we did what? We took 2-3 companies which were larger, 2-3 companies which were smaller, and 2-3 companies which were equal to the size of the firm we are talking about. Okay? तो अब हमने उन सब का जब सैलरी सर्वे और वेज स्ट्रक्चर सारा कंपैरिजन किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई, that value was rather more normalized. Okay? So that is the main point written over here, that sometimes an organization will conduct job evaluation and discover that there is a large difference between what the market pays for a job and what a job evaluation plan says should earn. Number 2, if we use only labor market rates, ये अगला important point हमने ज़हन में रखना है, if we use only labor market rates, you ignore company priorities such as retention. ठीक है, अब आपकी कंपनी का जो मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आपने लोगों को अपने पास रिटेन करना है, आपने टैलेंट को एक्वायर किया और फिर टैलेंट को रिटेन करना है. तो टैलेंट रिटेंशन स्ट्रेटेजीज जो हैं वो आपको हो सकता है कि ये गाइड करे कि यू हैव टू रादर पे मोर टू कीप कंपेटिटिव इन द मार्केट. ठीक है, टू बी लाइक एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा. So if you use only labor market rate, तो गलती कहां पे हो जाएगी? You ignore company priorities such as retention. And if you use only organizational rates, you risk overpaying employees or losing valuable employees to the competition. ठीक है, अगर आप कहोगे नहीं जी हम तो मार्केट की इंडस्ट्री को देखते ही नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से पे करते हैं, तो बेटा हो सकता है कि या आप ज्यादा पे कर रहे हो या आप कम पे कर रहे हो. अगर ज्यादा पे कर रहे हो तो अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, और अगर कम पे कर रहे हो तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे. ठीक है, क्योंकि उनको इक्विटी फील नहीं होगी, रेस्टलेसनेस क्रिएट होगी, डिमोटिवेशन होगी, तो ऑब्वियसली आपका जो इवेंचुअली जो हर्ट होगा वो शायद वर्कर इतना नहीं होगा जितनी ऑर्गेनाइजेशन हर्ट होगी. Therefore, remember this point कि if you use only labor market rates, you ignore company priorities such as retention, and if you use only organizational rates, you risk overpaying employees or losing valuable employees to the competition. So इन दोनों पॉइंट्स का हमारे पास नतीजा क्या निकला? Hence, job evaluation should be used to rate and rank the jobs. ओके, तो ये अब आपकी मजबूरी बन गई है कि अगर आप जस्टिफाइड काम करना चाहते हो, अगर आप फेयर काम करना चाहते हो, तो आप जॉब इवैल्यूएशन के बगैर नहीं कर सकते. So hence, job evaluation should be used to rate and rank the jobs in order to compare them with market rates. Okay, only then can a realistic wage structure be established. Okay, otherwise तो आपकी फिर वो इमेजिनेशन बेस्ड, इंट्यूशन बेस्ड सारी प्लानिंग और वर्किंग है, जिसकी के कोई डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी के कोई ग्राउंड, जिसका के कोई पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल वो नहीं होगा. अब हमारे पास डिस्कशन शुरू हो रही है कि आपके कंपनसेबल फैक्टर्स क्या हैं और किस तरीके से उनको कैलकुलेट वो किया जाता है. अभी तक हमने डिसाइड किया था कि कंपनसेबल फैक्टर्स में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं: व्हाट इज डन, व्हाट इज वैल्यूड एंड व्हाट इज एक्सेप्टेड. सो कंपनसेबल फैक्टर्स की डिटेल को देखिए. इट सेज दैट आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन through job analysis and writing job descriptions, the next step is basically to compare the jobs. और jobs का comparison करने के लिए हमारे पास जो method है that is compensable factors. इसमें एक bottom line याद रखिएगा कि jobs are rated and ranked according to what the organization most value. ठीक है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर शायद वैल्यू किसी और चीज की होगी, एक सर्विस
सेक्टर के अंदर वैल्यू किसी और चीज की होगी, और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि वैल्यू किसी और चीज को दी जा रही हो। सो रिमेंबर कि जॉब्स आर रेटेड एंड रैंक्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूज। अब कंपनसेबल फैक्टर्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। कंपनसेबल फैक्टर्स आर पेड फॉर। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको एक्चुअली आप वेज और सैलरी की शक्ल में वो पे कर रहे हो। They are measurable qualities, they are features and requirements or constraints that are common to many different kinds of jobs. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह की जो जॉब्स हैं, उन तमाम जॉब्स को कैटेगराइज करने के लिए, उनमें कॉमनैलिटीज को ढूंढने के लिए हम एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स वो डिटरमिन कर लेते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि चूंकि वो कॉमनैलिटी फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड डिस्कशन हो रही होती है, दैट इज द रीजन वी कॉल इट यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स। अब वो जो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए विच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी जॉब, दोज फैक्टर्स आर स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट बोथ मेंटल और फिजिकल, एंड देन द वर्क एनवायरनमेंट। अब इन चारों डोमेन्स, कैटेगरीज या पिलर्स ऑफ द कंपनसेबल फैक्टर्स में हमारे पास एक डिटेल आएगी, जिस डिटेल के लिए हम नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करेंगे, एंड द नेक्स्ट सेशन वुड रिज्यूम एट 2:05। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।